नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड या यूँ कहे वो एग्ज़ाम जो आपकी पोस्टपोन हो गई थी, जो कि 24 जुलाई को होने वाली थी, यानी कि एमडीसी पेपर की एग्ज़ाम। तो उसमें हम यहाँ पे जनरल हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और साथ ही में जानेंगे कि जो 2026 में पेपर हुआ था, क्योंकि 23 जुलाई को एग्ज़ाम हो चुकी थी एमडीसी की, जो कि बीकॉम, बीए सॉरी बीकॉम, बीएससी, बीसीए और बीबीए वालों के लिए। और जो बीए वाले बच्चे थे उनकी एग्ज़ाम हो गई थी, जो 24 जुलाई को होनी थी वो पोस्टपोन हो गई थी। उस पेपर के सॉल्यूशन को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपके सामने जो पेपर है, जो कि 23 जुलाई 2026 को कंडक्ट हुआ था। मैंने अभी आपको बताया कि बीकॉम, बीएससी, बीसीए और बीए, बीबीए वालों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी। तो चलिए इसको जानते हैं। 3 घंटे का पेपर है, 40% पास मार्किंग है। किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे और आपको किस तरीके से इनके आंसर करने हैं। तो क्योंकि जिस बच्चे ने मुझे ये भेजा, थोड़ा-सा क्लियर नहीं भेज पाए बच्चा। मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट होती है, क्योंकि देखो सारे पेपर हमारे पास नहीं आते, लेकिन अगर जिन बच्चों के पास हमारे मोबाइल नंबर है और आप एग्ज़ाम देकर आते हो, तो आप एक पीडीएफ बनाकर हमें अगर पेपर सेंड करते हो, तो थोड़ा-सा हमारे लिए इसलिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अदर बच्चों के वो काम आता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, मैंने कोशिश करी है इनको रखने की। मैं आपको वहाँ पे इसके विद आंसर दिखाऊँगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। और फर्स्ट जो सेक्शन है, यानी सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आए हैं। बी सेक्शन में यूनिट वाइज़ क्वेश्चन आए हैं, जो कि आपके है ये डिसाइडेड। और सी सेक्शन में आपके क्वेश्चन आए हैं, वही आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं इन एक-एक क्वेश्चन को। आंसर इनके समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ आपके सिलेबस की, तो आपकी यूनिट फर्स्ट में गद्य पार्ट है, जिसमें महादेवी वर्मा की जो रचना है घीसा वो है। एक आपको निबंध है जो सरदार पूर्ण सिंह का है, जिसका नाम है आचरण की सभ्यता। और एक व्यंग्य है जो कि शरद जोशी की लिखी मेघदूत पुस्तक की समीक्षा के साथ है। सेकंड पार्ट पद्य का है, जिसमें रहीम की ग्रंथावली है। और विद्यानिवास मिश्र, गोविंद रजनीश के दोहा वगैरह है। मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता, हम राज्य के लिए मरते हैं। गीत साकेत के नवम सर्ग से, यानी कि जो साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, उनसे लिए गए हैं। थर्ड यूनिट में आपके ग्रामर है, यानी व्याकरण है। शब्द निर्माण, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास है। पद के प्रकार की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण है। और थर्ड आपका समराइजेशन, यानी कि संक्षेपण है। यूनिट फोर्थ आपकी फॉर्मल जो राइटिंग है, यानी कि कार्यालय हिंदी की शब्दावली है, कार्यालय पत्राचार है। और इस तरीके की ही आपके इसमें यूनिट फोर्थ में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर के सॉल्यूशन की। और ये जो सॉल्यूशन है, ये आपकी मदद करने वाला है आपकी अब जो होने वाली एग्जाम है, जो कि 3 अगस्त 2026 को होने वाली है। पहला क्वेश्चन था, सरदार पूर्ण सिंह ने मजदूरी की सफलता का मूल मंत्र किसे बताया है। सरदार पूर्ण सिंह जी बताते हैं कि परिश्रम, ईमानदारी और कर्मनिष्ठा को मजदूरी की सफलता का मूल मंत्र उन्होंने बताया है। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने श्रम का सम्मान करता है, यानी कि अपने कार्य का सम्मान करता है, वही जीवन में वास्तविक सफलता और आत्मसम्मान प्राप्त करता है। यानी हम ये बोलते हैं ना कि आप ऐसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने काम के प्रति रोज़ने रोते रहते हैं कि ये कोई काम है क्या वगैरह वगैरह। उसी से 2 रुपए से कमाते हैं, उसी से रोज़ी-रोटी कमाते हैं और उसी के बारे में वह इस तरीके की बातें करते हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि सबसे पहला है कि जो व्यक्ति अपने काम का या अपने श्रम का सम्मान करता है, परिश्रम, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता से काम करता है, वही उसकी मूल सफलता है, वही व्यक्ति आगे आत्मसम्मान प्राप्त करता है। सेकंड क्वेश्चन था, वीरा के पिता का क्या नाम था? तो वीरा के पिता का नाम रामधन था। तीसरा पार्ट में मोहल्ले वाले के बेटे ने क्या चित्र बनाया था? तो मोहल्ले वाले के बेटे ने एक पेशे का चित्र बनाया था, सिक्के का चित्र बनाया था। महापुरुषों के महत्वपूर्ण कार्यों के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? लेखक ये संदेश देना चाहता है कि महापुरुषों के आदर्शों, त्याग, उनका परिश्रम, उनके सत्कर्मों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। अगला है, मैं और पर और मैं किस सॉरी पर और में शब्द किस प्रकार के हैं? तो ये संबंध बोधक शब्द अवयव है, यानी संबंध किसी से, यानी कि उस पर, तो ये पर हो गया, उसमें तो संबंध दर्शाता है दो चीज़ों के बीच का। तो ये संबंध बोधक अवयव है। अवयव वो होता है जो जो खत्म नहीं होते, यानी कि उनका परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो नहीं होता है, प्रधानता जिनमें रहती है। अगला क्वेश्चन था, रहीम का पूरा नाम क्या था? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो रहीम जी का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान काना, इनका पूरा नाम था। विशेषण की परिभाषा स्पष्ट करो और इसके 2 प्रकारों के नाम बताओ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो देखो कितना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इजी कर देता हूँ। एक होती है संज्ञा,
नाउन, एक होता है सर्वनाम और एक होता है विशेषण, एक होता है क्रिया विशेषण। समझ लेते हैं। संज्ञा में हमने खूब पढ़ा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि वर्ब की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एक जंगल में एक शेर था। कौन था? एक जंगल में एक शेर था, वह बहुत भूखा था। तो यह वह जो आया है वर्ड शब्द, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो शेर क्या हो गया? संज्ञा, और वह क्या हो गया? सर्वनाम। और इन दोनों की जो विशेषता बताते हैं, वह बहुत भूखा था। तो भूखा क्या है? विशेष था। ये या यूं कहे वह बहुत दुबला पतला था, तो दुबला पतला उसकी क्या है? विशेषता। तो ये क्या हो गया? विशेषण। समझ में आई चीजें? तो विशेषण के प्रकार की बात करें तो गुणवाचक जो गुण की विशेषता बताते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, इस तरीके से इसके प्रकार होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं लगभग। नेक्स्ट है आयत प्रत्यय से बनने वाले दो शब्द बताओ। तो आयत यानी पहले तो ये बताओ प्रत्यय क्या होता है। एक होता है दोस्तों उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ता है, शुरुआत में जुड़ता है और एक उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं, यानी कि प्रीफिक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और एक होता है सुफिक्स, जो कि शब्द के अंत में जुड़ता है और शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं, सुफिक्स कहते हैं। जैसे बहुत में आयत शब्द, आयत प्रत्यय जुड़ा तो बहुत आयत, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। पंच प्लस आयत पंचायत। इस तरीके से अपन, अपना प्लस आयत अपनायत, तो इस तरीके के आप शब्द बता सकते हो। ज्ञापन यानी मेमोरेंडम का क्या अर्थ होता है? ज्ञापन एक औपचारिक कार्यालयी पत्र है जिसके माध्यम से किसी सूचना, निर्णय, आदेश या निर्देश को संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? ज्ञापन। आपने कई बार अखबार में देखा होगा कि सारे गांव वालों ने मिलकर सरपंच को ज्ञापन सोचा सौंपा। तो ज्ञापन का मतलब होता है उसमें कोई सूचना हो सकती है, कोई डिसीजन हो सकता है, आदेश निर्देश हो सकता है, और एक औपचारिक कार्यालय पत्र होता है और उससे संबंधित व्यक्ति को ये पहुंचाया जाता है। आदेश क्या है? आदेश क्या है और ये किस लिए जारी किया जाता है? आदेश किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आधिकारिक निर्देश होता है, ऑर्डर जिसको बोलते हैं। इसे किसी कार्य को कराने, नियम लागू करने, प्रशासनिक निर्णय की सूचना देने या अनुशासन आदि बनाए रखने के लिए जारी किया जाता है। जैसे अभी सरपंचों के या पंचायती राज के चुनाव होते हैं, तो उसमें जैसे कोई आदेश आता है कि एक सक्षम अधिकारी ने आदेश दिया, या जो निर्वाचन अधिकारी होंगे उन्होंने आदेश दिया कि भाई इस तरीके से ये करना है, तो भाई वो सक्षम अधिकारी हैं। अपनी शख्सियत, अपनी सक्षमता के अकॉर्डिंग वो अधिकार देते हैं, और उसमें क्या हो सकते हैं? कोई काम कराने के ऑर्डर हो सकते हैं, कोई नियम लागू करने की बात हो सकती है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो सकती है, डिसिप्लिन मेंटेन की बात हो सकती है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको कई बार ये बताया है कि आप जब भी यूट्यूब पे कुछ सर्च करो, तो आप जो भी सर्च करना चाहते हो वो पहले लिख दो और उसके आगे करियर रेडोनेस लिख दो। बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आपने वो नहीं अपलोड किया, वो नहीं अपलोड किया। इतना सिंपल है। जैसे जनरल हिंदी की क्लास आपको सर्च करनी है, बस करियर रेडोनेस आगे लिख दो जनरल हिंदी के, यूट्यूब खुद आपको निकाल के दे देगा। हमने 6 महीने पहले ही जनरल हिंदी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे। अब देखो, जनरल हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड और थर्ड तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन है क्योंकि एमडीसी पेपर और एमडीसी पेपर आपको इन 3 सेमेस्टर में, पहले, दूसरे, तीसरे में कभी भी पास करना होता है। तो आप इनको भी जरूर देखिएगा, यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हमने जनरल हिंदी की एक वन शॉट क्लास डाली थी, जिसमें हालांकि हमने कंप्लीटली जैसे फर्स्ट यूनिट को नहीं डिस्कस किया जो कि रचना से रिलेटेड था, हमने व्याकरण को यहाँ पे डिस्कस किया था, हमने अब जो फॉर्मल राइटिंग है उसको डिस्कस किया था। तो उनसे आपको यहाँ पे मदद मिल जाएगी। तो ये वन शॉट क्लास भी आप जरूर देखिएगा। जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, तो इन इमेज पे क्लिक करोगे तो आप सीधा क्लास में पहुंच जाओगे, या फिर जनरल हिंदी बाई करियर रेडीनेस भी लिखोगे तो आप इन क्लास तक पहुंच जाओगे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके 3 अगस्त वाली एग्जाम के लिए फायदेमंद रहने वाले हैं, या यूं कहे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, गीसा रेखा चित्र के रचयिता कौन है? भाई महादेव वर्मा गीसा रेखा चित्र के रचयिता है। महादेव वर्मा हिंदी साहित्य की छायावादी युग की प्रमुख कवियत्री एवं गद्यकार रही हैं। उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदना और यथार्थ का एक सजीव चित्रण मिलता है। छायावाद क्या होता है? कोई बच्चा अगर मुझे कमेंट करके बता सके तो जरूर आप बताइएगा कि छायावाद का मतलब क्या होता है। महादेव वर्मा बहुत उम्दा लेखिका रही है और इनका बहुत अच्छा
योगदान रहा है हिंदी साहित्य में। इसकी कुछ कविताएँ या कुछ इनके लेखन आपने जैसे गोरा हुआ, गिल्लू हुआ, नीलू हुआ, ये आपने खूब पढ़े होंगे छोटी क्लासों में। तो आप 1-2 रचनाओं के नाम अलग से आप बताइए और साथ ही में ये बताइए कि छायावाद क्या होता है? गीसा किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो गीसा गद्य साहित्य की एक रेखाचित्र विद्या की रचना है। इसमें गीसा नामक बालक के व्यक्तित्व, स्वभाव, संघर्ष और जीवन के मार्मिक चित्रण के माध्यम से मानवीय मूल्यों का प्रस्तुत किया गया है। अब एक होता है दोस्तों गद्य, एक होता है पद्य। दोनों में क्या अंतर होता है? गद्य को मैं ये कहूँ कि जो पैराग्राफ फॉर्मेट में होता है यानी कि जिसमें पाठ वगैरह होते हैं उसे गद्य कहते हैं। पद्य यानी कि जो पोएट्री फॉर्म में होता है, कविताएँ जिसमें होती है उसे क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। और इन दोनों का जो समूह होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिक्स होते हैं, कोई बच्चा कमेंट करके बता सके तो मज़ा आ जाए कि उन दोनों की रचनाओं को क्या बोलते हैं? चंपू जिनका नाम होता है यानी चंपू इसको बोलते हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों होता है। चंपू जिसको बोलते हैं। अगला है गीसा के चरित्र की 2 प्रमुख विशेषता बताओ। गीसा एक परिश्रमी, ईमानदार और स्वाभिमानी और विनम्र बालक है। वह कठिन परिस्थितियों में भी परिश्रम करता है और अपने सदाचार, गुरु भक्ति और सच्चाई के कारण सभी का प्रिय बनता है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह जी इसके लेखक है। वे हिंदी साहित्य के या हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार व विचारक रहे हैं। उनके निबंधों में नैतिकता, मानवता और आदर्श जीवन मूल्यों का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। आचरण की सभ्यता निबंध का मुख्य संदेश क्या है? तो जो ये निबंध है वो ये संदेश देता है कि मनुष्य की वास्तविक सभ्यता उसके श्रेष्ठ आचरण से, उसकी नैतिकता से, उसकी विनम्रता से और मानवता में निहित होती है। बाहरी दिखावा, आडंबर, धन और पद से नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार से व्यक्ति की व्यक्तित्व महान बनता है। ये हमें आचरण की सभ्यता ऐसा मैसेज देता है। आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौन रहती है। आचरण की जो सभ्यतामय भाषा है वो सदा मौन रहती है। इस कथन का क्या आशय है? इस कथन का आशय है कि श्रेष्ठ आचरण स्वयं व्यक्ति का परिचय देता है। यानी कि यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो आपको चिल्ला चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं कि मैं अच्छा हूँ। आपका वो जो व्यवहार है, वो जो आपका आचरण है, वो अपने आप आपका इंट्रोडक्शन देता है। आपके अच्छे कर्मों का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनका प्रभाव बिना बोले ही दूसरों के हृदय पे अपने आप पड़ता है। तो ये इसका मतलब जो आचरण की सभ्यतामय भाषा है वो मौन रहकर अपना सारा कार्य करती है। मेघदूत की पुस्तक समीक्षा के लेखक कौन है? तो शरद जोशी जी इस समीक्षा के लेखक है। वे हिंदी के प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार रहे हैं। व्यंग्यकार यानी कि सटायर करने वाले। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक विसंगतियों और आडंबरों पर प्रभावशाली व्यंग्य किया है। शरद जोशी के व्यंग्य लेखन की 2 प्रमुख विशेषताएं बताओ। शरद जोशी के व्यंग्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है तीखा व्यंग्य है, हास्य रस है यानी कि हास्य व्यंग्य इसमें देखने को मिलता है, सरल है और दूसरी बात प्रभावशाली भाषा में है और साथ ही में जो सामाजिक विसंगतियां है यानी सोशल इविल्स है उन पर करारा प्रहार ये वो करते हैं। उनकी रचनाएं मनोरंजन के साथ साथ समाज को जागरूक करने का कार्य भी करती है। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड सेकंड में। पहला है रहीम जी का पूरा नाम क्या है? वही अब्दुल रहीम खान का ना। ये मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नीति व भक्तिकालीन कवि भी माने जाते हैं। रहीम किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से नीति, प्रेम, सदाचार, मानवता और व्यवहारिक जीवन के आदर्शों का सरल व प्रभावशाली वर्णन किया है। रहीम के जो दोहे हैं उनका प्रमुख विषय क्या है? तो नीति, प्रेम, मानवता, सदाचार, विनम्रता, परोपकार और जीवन व्यवहार इनके दोहों की प्रमुख विषय रहे हैं। उनके दोहे मनुष्य को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते आए हैं। जैसे आपने है रहीमन, वो तो रहीमन जी है। अब रहीम का कोई दोहा बताइएगा। अ, अगला है मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का मैसेज दिया है, भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों का प्रभावशाली चित्रण किया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म है वो झांसी जिले में यानी यूपी में जो झांसी जिला है, झांसी जिले में चिरगांव गांव में चिरगांव में इनका जन्म हुआ है। और इनकी जो कुछ रचनाएं हैं जैसे साकेत है, यशोधरा है ना? ये इनकी महान रचनाएँ हैं और इन्हें राष्ट्र कवि का क्या दिया गया है? इनको उपाधि से उनको सम्मानित किया गया है। कोई मुझे ये बताएगा कि यशोधरा कौन थी? किसी को भी मालूम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्हें गुप्त जी भी कहा जाता है और इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है।
मनुष्यता कविता का मुख्य संदेश क्या है? मनुष्यता कविता का प्रमुख संदेश ये है कि मनुष्य को प्रेम, दया, त्याग, सेवा, परोपकार और मानवता के आदर्शों का पालन करना चाहिए और ये गुण उन्हें सच्चा मनुष्य बनाने का काम करते हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं, ये कविता किस ग्रंथ से ली गई है? तो हम राज्य के लिए मरते हैं, ये मैथिली शरण गुप्त जी के जो महाकाव्य हैं साकेत, उसके 90वें सर्ग से ली गई है। इसमें राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य और त्याग की भावना व्यक्त की गई है। तो मैंने अभी आपको कहा साकेत मैथिली शरण गुप्त की एक महान रचना रही है और इसी के 90वें भाग से या 90वें सर्ग से हम राज्य के लिए मरते हैं इस कविता को लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी की दो प्रमुख कृतियों के नाम बताओ तो साकेत, भारत भारती इनकी विशेष रूप से प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध भी इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। तो आप ज़रूर बताना, मेरा क्वेश्चन वापस आपके लिए है कि यशोधरा कौन थी? रहीम के काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं बताओ। जो रहीम का काव्य है उनकी विशेषता है वो नीतिपरकता, सरल व सरस ब्रज भाषा में है, जीवन उपयोगी शिक्षा, मानवीय मूल्यों का चित्रण और कम शब्दों में गहन भावों की उन्होंने अभिव्यक्ति करी है। उनके दोहे आज भी अत्यंत प्रासंगिक लगते हैं। ये इनकी काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। यूनिट थर्ड में चलते हैं जो कि व्याकरण या ग्रामर से संबंधित है। पहला यह उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ या आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या उसकी विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे न्याय, न्याय क्या है? एक शब्द है। ए क्या है? एक शब्दांश है। तो अन्याय बन गया। तो अन्याय न्याय का जस्ट उल्टा होता है, तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। गति, इसमें प्र उपसर्ग जुड़ गया तो प्रगति। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, इस तरीके से। लेकिन हिंदी में बहुत सारे उपसर्ग होते हैं। कुछ शब्द भी उपसर्ग का काम करते हैं हिंदी में। तो आप उपसर्ग की परिभाषा जरूर जानिएगा। जो शब्द के वो शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर एक शब्द है, ता इसमें प्रत्यय लग गया तो सुंदरता। मीठापन, इसमें प्रत्यय लग गया तो मीठापन। बहुत में आयत लग गया तो बहुतायत। आइन प्रत्यय लग गया तो पंडिताइन। इस तरीके से प्रत्यय बनते हैं। संधि की परिभाषा दो। संधि क्या होती है? दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से होने वाले ध्वनि परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसे गिरी प्लस ईस, गिरीश जिसको बोलते हैं, गिरी प्लस ईश। तो यहाँ पे भी क्या है? ई है और यहाँ क्या है? ई है। तो दोनों मिलकर क्या बन गए? गिरीश। क्या बन गए? गिरीश। गिरी में मैं गी ने लिखा, हाँ गिरीश। क्या बन गया? गिरीश। यानी गिरी क्या होता है? पर्वत। ईश क्या होता है? राजा, पर्वतों का राजा। तो यहाँ पे दो ई ये वर्ण है और दोनों मिलकर यहाँ पे बड़ी ई बन गई जिसे हम बड़ी ई बोलते हैं। ये कौन सी संधि है? ये स्वर संधि है। इसमें दो स्वरों का मिलन हुआ है तो गिरीश शब्द बन गया। जैसे दीन प्लस ईश, दीन ईश। तो यहाँ पे है ए और यहाँ है ई। ए ई दोनों मिलकर क्या बन गए? ए बन गए। इसे हम क्या बोलेंगे? दिनेश। क्या बोलेंगे? दिनेश यानी गरीबों का राजा या दीनों का जो दयालु जिनके वो भाव होते हैं ना, जैसे इसे बोलते हैं कि भाई जिनके कोई नहीं होते, दीन दुखियों का जो नरेश होता है, राजा होता है, उसे दिनेश कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? यहाँ पे गुण संधि है जो कि स्वर संधि का ही एक प्रकार होता है। यहाँ पे दीर्घ संधि है जो कि स्वर्ग संधि का ही एक प्रकार है। गिरीश में दीर्घ संधि है और दिनेश में गुण संधि है। तो आप वो वाली क्लास जरूर देखिएगा जिसमें मैंने वन शॉट में आपको डिस्कस किया है। वहां पे मैंने संधि को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त रूप में मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे समास कहते हैं। जैसे समास का परिभाषा हम ये कहेंगे कि दो शब्द आपस में विभक्तियों का विलोप करके एक सार्थक शब्द बनाते हैं या दो अलग अलग पदों का जो समाहार होता है उसे समास कहते हैं। जैसे राजा की सभा, राजा की सभा। तो इसमें की को हमने समाहित कर लिया और इसमें लिख दिया राजसभा। ना है राजसभा मतलब राजा की सभा। राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, ग्राम का वासी यानी ग्रामवासी। तो दो अलग अलग शब्द है ग्राम और वासी, इन दोनों को आपस में विभक्तियों का लोप करके समाहित होके एक नया शब्द बनाते हैं जिसे हम समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं कमेंट करके आप बताइएगा।
अगला क्वेश्चन है, संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, नाम, भाव आदि के जो बोध होता है, नाम होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, जयपुर, ईमानदारी, ईमानदारी क्या है? गुण, जयपुर क्या है? स्थान, पुस्तक क्या है? कोई वस्तु, राम क्या है? व्यक्ति। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, नाम आदि को क्या बोलते हैं? संज्ञा। सर्वनाम क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया जाता है। जैसे मेरा नाम रमेश है, रमेश है, मैं बीकॉम सेमेस्टर सेकंड में पढ़ता हूँ। तो रमेश क्या है? संज्ञा। मैं क्या है? मैं किसकी जगह आया है? रमेश की जगह। तो आप अगर बार बार ऐसे लिखो कि मेरा नाम रमेश है, रमेश बीकॉम सेमेस्टर सेकंड में पढ़ता है, रमेश खाना खाता है, रमेश जाता है, तो रमेश बार बार रिपीट होता है, तो ये हमारी वो जो रचना है या ये जो हमारी अभिव्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं धूमिल कर देता है, उसका प्रभाव कम कर देता है। तो उसके प्रभाव को और संज्ञा के पुनरावर्तन को रोकने के लिए उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? सर्वनाम या दूसरा शब्द यूज करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। ये व्यक्ति, वस्तु या स्थान, गुण, संज्ञा, परिणाम, अवस्था आदि का बोध कराते हैं। जैसे सुंदर होना क्या है? एक विशेषता है, तो ये विशेषण है। 5 संख्यात्मक विशेषण है। अधिक, बड़ा, ये सारे क्या है? विशेषता बताते हैं। संक्षेपण यानी कि जिसे हम संक्षिप्तीकरण कहते हैं, समराइजेशन कहते हैं। क्या उद्देश्य है भाई? क्यों हम संक्षिप्तीकरण करते हैं? संक्षेपण का उद्देश्य किसी विस्तृत गद्यांश के मुख्य विचारों को संक्षिप्त, स्पष्ट, क्रमबद्ध और सरल भाषा में प्रस्तुत करना होता है। इसमें अनावश्यक विवरण छोड़कर मूल भाव को सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि आपके पास एक पैसेज होता है, उसमें उसके मूल भाव को रखते हुए उसका क्या करना है? समराइजेशन करना संक्षेपण कहलाता है। अब बात करें यूनिट 4 की। पहला क्वेश्चन है, कार्यालयी हिंदी से आपका क्या आशय है? यानी कि जो ऑफिसों में यूज होती है एक लैंग्वेज या भाषा हिंदी तौर पे, उसे हम कार्यालयी हिंदी कहते हैं। कार्यालयी हिंदी वह भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी कार्यालयों में पत्राचार के लिए, आदेश के लिए, सूचनाओं के लिए, ज्ञापन के लिए, परिपत्र और अन्य प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। इसकी भाषा सरल होती है, स्पष्ट होती है और औपचारिक होती है। जैसे यूनिवर्सिटी के नोटिस आते हैं आपके पास, तो उसमें क्या होता है? सभी महाविद्यालय के सभी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली महाविद्यालयों को और प्राचार्यों को, स्टूडेंट विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि ऐसा ऐसा ऐसा। तो एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है, एक सही टर्मिनोलॉजी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्यालयी हिंदी कहते हैं। मेमोरेंडम किसे कहते हैं? जो मैंने अभी बताया आपको। ज्ञापन कार्यालय द्वारा किसी कर्मचारी, विभाग या संस्था को सूचना, निर्देश या निर्णय से अवगत कराने के लिए जारी किया जाने वाला एक औपचारिक पत्र है, जिसका उपयोग मुख्यतया आंतरिक कार्यालय कार्यों में किया जाता है। सर्कुलर या परिपत्र क्या है? जैसे यूनिवर्सिटी के नोटिस वगैरह आते हैं, वो एक तरीके से क्या है? सर्कुलर है। परिपत्र ऐसा कार्यालय पत्र है जिसके माध्यम से एक ही सूचना, आदेश या निर्देश को एक साथ अनेक व्यक्तियों, विभागों या संस्थाओं तक पहुंचाया जाता है। इसका उद्देश्य समान सूचना का व्यापक प्रचार होता है। जैसे यूनिवर्सिटी को कोई एक सूचना देनी और सभी कॉलेजों को देनी है, तो वह एक बेसिक सा फॉर्मेट उसका बनाते हैं और एक ही लेटर बनाते हैं और सबको ईमेल कर देते हैं, एक जैसा ही होता है। तो ये क्या कहा जाता है? परिपत्र। एक होता है पत्र, तो वो पत्र होगा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, लेकिन एक ऐसा पत्र जो सबके लिए एक जैसा ही है, उसे क्या कह दिया जाता है? परिपत्र कह दिया जाता है। अनुस्मारक या रिमाइंडर का उद्देश्य क्या है? अनुस्मारक का उद्देश्य किसी पूर्व पत्र, आदेश या सूचना की याद दिलाना या अपेक्षित कार्य को शीघ्र पूरा करवाना होता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब निर्धारित समय पर उत्तर या कार्य प्राप्त नहीं होता। जैसे आपने कोई लेटर लिखा है ना, आपको कोई काम करवाना था, आपने जूनियर से या किसी से आपने लेटर लिखा और उसमें आपने कोई टाइम दिया था कि 10 दिन में या 5 दिन में वो काम होना था, वो काम नहीं हुआ, तो आप दूसरा लेटर लिखते हो, लेकिन अब दूसरा लिखते हो तो उसको क्या बोलते हो? आप रिमाइंडर बोलते हो। उसमें वो पहले वाला नोटिस या लेटर मेंशन होता है, ताकि ये याद दिलाने के लिए होता है कि भाई हमने आपको पहले में कुछ ऐसा बताया है, आप उस काम को करो, थोड़ा उस पर ध्यान दो। इस तरीके के लिए एक तरीके से रिमाइंड करवाने के पर्पज से होता है। निविदा क्या होती है? निविदा टेंडर क्या होते हैं? जैसे हम नहीं बोलते क्या, जैसे ठेका जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में, दारू का ठेका नहीं जी, ठेका मतलब टेंडर जिसको बोलते हैं। जैसे रोड का काम होता है तो सरकार क्या करती है? क्या ऐसे दिमाग लगा के दे देती है क्या किसी को भी कि आप बना दो रोड? सरकार पहले उसके लिए टेंडर भरवाती है।
टेंडर में कई ठेकेदार, कई कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो वो भर के देते हैं कि हम ये सारा काम इतने-इतने हिसाब से, इतने हिसाब से कर देंगे। उन सब का एनालिसिस करके सरकार किसी एक को वह काम दे देती है कि आप वो काम करो। तो इसको क्या बोलते हैं? टेंडर बोलते हैं। जैसे कई बार आपने भी ये भी आपस में भी कहा ना कि मैंने क्या दुनिया को ठीक करने का ठेका ले रखा है क्या? तो वो ठेका कौन-सा ठेका? आप समझ रहे हो ना? टेंडर यानी काम करना, जो कि एक कुछ कंडीशनल होते हैं। देखो, निविदा वह सार्वजनिक सूचना है जिसके माध्यम से किसी कार्य या सेवा या सामग्री की खरीद या निर्माण के लिए इच्छुक व्यक्तियों या संस्थाओं से निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। कि सरकार ने कहा कि सीकर की पिपराली सर्किल से लेकर बगिया होटल तक की रोड बननी है। अब ये एक पर्टिकुलर काम हो गया, इसके लिए सरकार क्या करेगी? टेंडर इनवाइट करेगी कि कौन किस रेट में इस काम को करके दे सकता है। अगला है सूचना, जिसे नोटिस कहते हैं, और आदेश, जिसे ऑर्डर कहते हैं। उसमें क्या अंतर है? यानी सूचना क्या है और आदेश क्या है? सूचना का उद्देश्य किसी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत करवाना होता है, यानी इन्फॉर्मेशन देना होता है। वहीं आदेश किसी अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है और अनिवार्य निर्देश होता है कि आपको इसका पालन करना है, और व्यक्ति या संस्था के लिए होता है। कहने का मतलब, जो ऑर्डर होता है इसमें कोई निर्देश दिया जाता है कि आपको इसको पालन करना है, जबकि जो सूचना या नोटिस होता है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये होता है। अब सेक्शन बी की बात करें तो मैंने वो क्वेश्चन भी रखे हैं जो एग्जाम में पेपर में पूछे गए हैं, 2026 वाले पेपर में ही। हर यूनिट वाइज मैंने यहाँ पे रखे हैं। जैसे उपसर्ग आपसे पूछा गया है, इसके बनने वाले शब्दों के बारे में आपसे पूछा गया है। ये देखो, संक्षिप्तीकरण ऐसा होता है, आपको एक पैसेज दिया गया है, इसको आपको क्या करना है? समराई करना है, समरी इसकी तैयार करनी है, इसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ वाला ये जो सेगमेंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों का हिंदी अनुवाद बताओ। जैसे एप्लीकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेदन या प्रार्थना पत्र। मेमोरेंडम ज्ञापन, रिमाइंडर, स्मरण पत्र। टेंडर निविदा, रिकॉर्ड यानी अभिलेख। रिफंड यानी वापसी या प्रतिदान या धन वापसी। नेटवर्क यानी संजाल। नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना। पॉलिसी यानी नीति। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। फिर इसके बाद सूचना क्या है, वगैरह वगैरह। अब सेक्शन बी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए इस बार हो सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे रखे हैं। यूनिट वाइज आपके एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश करी है, आप इसका आंसर देख सकते हो। और साथ ही में मैंने वो क्वेश्चन भी रखे हैं जो सी सेक्शन में पूछे गए हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पे आप इस पीडीएफ में देख पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें रखी हैं वो चीज़ ये है कि मैंने इंग्लिश टर्मिनोलॉजी की यूनिट वाइज कुछ आपके लिए रखी है। एक आपके एक एप्लीकेशन पूछी गई थी या कार्यालय जो मेमोरेंडम है वो तैयार करवाया था कि अपने महाविद्यालय के प्राचार्य की ओर से विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति अनिवार्य करने हेतु एक कार्यालय मेमोरेंडम तैयार करो। राजकीय महाविद्यालय सीकर, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन की संख्या दे दी, दिनांक आपने बता दिया, विद्यार्थियों की ये आपने विषय बता दिया, और इसमें एक आपने मैसेज बॉडी तैयार कर दी, और नीचे आपको प्राचार्य और राजकीय महाविद्यालय सीकर। तो इसका फॉर्मेट आपको जरूर याद होना चाहिए। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी की। तो देखो, एजेंडा यानी कार्यसूची, सर्कुलर, परिपत्र, रिसोल्यूशन, संकल्प या प्रस्ताव, कमेटी यानी समिति, ऑफिस ऑर्डर यानी कार्यालय आदेश, बजट यानी आय व्यय विवरण, फाइल यानी संचिका, डिस्पैच यानी प्रेषण करना, रिसिप्ट यानी रसीद या प्राप्ति, सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र। एप्लीकेशन वो ये ऊपर आपके आ ही गए थे, वही है। फिर है डिपार्टमेंट को हिंदी में विभाग कहते हैं। एम्प्लॉय कर्मचारी होता है। अटेंडेंस उपस्थिति होता है। मीटिंग यानी बैठक होता है। प्रपोजल यानी प्रस्ताव होता है। रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन होता है। अप्रूवल यानी अनुमोदन या स्वीकृति होता है। अथॉरिटी यानी प्राधिकरण होता है। इन्फॉर्मेशन सूचना को बोलते हैं, और सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर होता है। फिर है रजिस्टर यानी पंजिका होती है। गैजेट यानी राजपत्र होता है। ऑडिट यानी लेखा परीक्षण होता है। पब्लिक नोटिस यानी सार्वजनिक सूचना को कहते हैं। अमेंडमेंट यानी संशोधन होता है। रिकमेंडेशन यानी अनुशंसा या सिफारिश होती है। एग्जामिनेशन यानी परीक्षा। यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति। फिर है इनवॉइस यानी बीजक। वाउचर यानी भुगतान वाउचर या वे प्रमाण पत्र। फाइनेंस यानी वित्त। अकाउंट यानी लेखा। स्टॉक मीन्स भंडार। परचेज यानी क्रय या खरीद। सेल यानी विक्रय या बिक्री। एस्टिमेट यानी प्राकलन या अनुमान। कोटेशन यानी मूल्य प्रस्ताव। और कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध। कुछ टर्मिनोलॉजीज मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश करी है। और इसके अलावा यदि आप जैसे अभी इस सेमेस्टर में आपने इंग्लिश हिंदी का पेपर दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट सेमेस्टर आप इंग्लिश का भी दोगे, एलिमेंट्री कंप्यूटर का भी दोगे। तो एमडीसी के जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो जनरल इंग्लिश हो, जनरल हिंदी हो, एलिमेंट्री कंप्यूटर हो, हमने हमारे चैनल पे सब कुछ अपलोड कर रखा है। और आपको ये क्लासेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड
तीनों सेमेस्टर में आपको ये अवेलेबल हो सकती है, तीनों ही प्लेलिस्ट में हमने अपलोड कर रखी है और एग्जाम में इनकी पीडीएफ भी हमारी वेबसाइट पे उसी तरीके से अपलोड है, हर फ़ोल्डर में आपको मिलेगी, चाहे जनरल इंग्लिश का हो, चाहे एलिमेंट्री कंप्यूटर के हमने काफ़ी वीडियोज़ लगा रखे हैं, चाहे वन शॉट की बात करो या मॉडल पेपर कैसा आया है वो है, या 2 से 3 पेपर के रिव्यू भी हमने अपलोड कर रखे हैं, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। यदि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप ये सब देने वाले हो या आपके कोई अभी परिचित है जो ये अभी दे रहे हैं इंग्लिश या एलिमेंट्री कंप्यूटर, उन तक ये क्लास ज़रूर शेयर करो। और सर्च करने की ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, पहले पेपर का नाम लिखो और आगे करियर रेडीनेस लिख दो। यूट्यूब खुद आपको सर्च करके दे देगा, आपको इतना ढूँढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बारी है इस पीडीएफ को डाउनलोड करने की, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गेट पीडीएफ दैट मीन्स वेबसाइट पे जाना होगा और इस वेबसाइट का जो लिंक है एज यूजुअल हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप सेमेस्टर फर्स्ट में सॉरी स्टडी मटेरियल में जाओगे। स्टडी मटेरियल में जो जनरल हिंदी की बात करूँ तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में और थर्ड में तीनों ही सेमेस्टर के फ़ोल्डर में आपको इस क्लास की पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, क्योंकि ये तीनों ही सेमेस्टर का कॉमन है। हो सकता है आपने थर्ड सेम में कुछ बच्चे हिंदी देते हैं, कुछ बच्चों को फर्स्ट सेम में हिंदी देना पड़ता है, तो अलग-अलग बच्चों की अलग-अलग कॉलेज के अकॉर्डिंग सेटअप तैयार है। तो ये थी अपनी क्लास जनरल हिंदी की। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपके कुछ जो समाधान है वो मैं यहाँ पे कर सकूँ। होप आपको समझ में आया होगा। चैनल पे हो नए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्लास को हाइप करना ना भूलिएगा। क्लास उन तक भी पहुँचती है जहाँ तक बच्चे हम तक नहीं पहुँच पाते हैं। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, जनरल हिंदी हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट कॉमन है, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। सो हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन और करियर रेडीनेस को चयन करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ तक साथ बने रहें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड एंड स्टे focused with your study and keep studying. All the best and very good. Keep growing, keep studying. Have a nice day. Have a great time. Thank you.